नमस्कार मित्रों, रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने अपनी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी। ये उस श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। यहाँ पर मैं आपके सामने और 25 प्रश्नों का जिक्र करूँगा। हमारे जिन मित्रों ने भी वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो उनको जाकर के पहले जरूर देख लें। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 46वां प्रश्न है कि 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के मध्य चेन्नई में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक किस देश को प्राप्त हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में किया गया, ठीक है। और इसमें ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता है नीदरलैंड को हरा करके, ओके। और भारत की बी टीम ने इस ओपन सेक्शन में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और महिला स्पर्धा में बात करें तो यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उसमें भारत की ए महिला टीम ने उसमें भी कांस्य पदक ही जीता है, ठीक है ना। और अधिबान भास्करन ये भारत के एक प्रमुख शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि भारत की बी टीम का हिस्सा थे। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 2 शतरंज ओलंपियाड पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। अगला आपका 45वां शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये आपका हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, तो ये बुडापेस्ट में होगा, ठीक है ना। हंगरी कर रहा है। और ध्यान रखिएगा पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा, ठीक है। शुभंकर क्या था इसमें, थम्बी था, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जुलाई 2022 में किस देश में हुए संयुक्त राष्ट्र विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, और ये बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा है। तो ये है आपका अफ्रीकी देश DR कांगो, ठीक है ना। तो DR कांगो में अभी हाल ही में जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें कि 2 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में बुल्गारिया के सोफिया शहर में आयोजित हुए अंडर 19 विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है, तो ये जरूर नाम ध्यान रखिएगा। अंतिम पंघल हरियाणा की ये 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी हैं। अंतिम पंघल इन्होंने बुल्गारिया के सोफिया शहर में आयोजित हुए अंडर 19 विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके और भारत का परचम लहराया है, ठीक है। इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन सगाएवा को हरा करके ये पदक जीता, ठीक है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान ने कुल 16 पदक जीते हैं जिसमें कि एकमात्र स्वर्ण इन्होंने ही जीता है और बाकी 4 रजत और 11 कांस्य पदक भी जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने, ओके। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत की पहली पूर्णतया स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल डेट मीन्स HFC बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया, तो ये आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ आपका किया गया पुणे में, ठीक है ना। ये आपका भारत सरकार की राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के अनुरूप इस बस का विकास किया गया है। और किसने किया है, CSIR, KPIT और भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया, ये आपका केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली स्थायी महिला राजदूत कौन बनी है, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बनी है रुचिरा कंबोज, ठीक है। TS तिरुमूर्ति जी का स्थान लेकर के, और ये 4 अगस्त 2022 को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से स्थायी महिला राजदूत के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया, ठीक है ना। ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जो ऑप्शन में है, रंजना प्रसाद देसाई, ये आपकी उच्चतम न्यायालय की अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिनको के भी हाल ही में जून में भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में इसको चुना गया, तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी आपको बताया ही था पिछली वीडियो में, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये है आपका उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में, उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, अपने 13 जिलों में वो एक संस्कृत ग्राम का विकास करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है ना। और आपको ध्यान होना चाहिए हिंदी के बाद संस्कृत जो है वो उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, ठीक है। और एक और उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो कि चर्चा में था, कि हाल ही में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगस्त 2022 में भारत की तंपारा और अनसुपा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये झीलें आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा ये झीलें कहाँ हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित हैं।
13 अगस्त 2022 को भारत की 11 नई आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। और अब कुल कितनी संख्या हो गई रामसर स्थलों की भारत में? 75, ठीक है ना, 75। ओके, तो ये जो तंपारा जो झील है उड़ीसा की, और अंसुपा झील ये भी उड़ीसा की है, और उड़ीसा का ही हीराकुंड जलाशय, इन तीनों को 13 अगस्त को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तंपारा झील ताजे पानी की झील है, जबकि अंसुपा झील उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु का चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडूर पक्षी अभ्यारण्य और कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य को भी इसमें भारत की वेटलैंड साइट्स को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र का थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को, मध्य प्रदेश का यशवंत सागर और जम्मू कश्मीर का हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और साहलबग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो आपसे इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई? तो ध्यान रखिएगा, कब? 25 जुलाई 2022 को। ठीक है ना, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एन.वी. रमन्ना। और अब कौन है? अब तो 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित जी हैं। ठीक है ना, जिन्होंने 27 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की 15वीं व्यक्ति के तौर पर 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है ना, और चुनाव कौन सा था? राष्ट्रपति चुनाव कौन सा था? तो आप नंबर में यदि काउंट करते हो, ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कुल उनको कितने वैध मत मिले, वैध मतों का कुल कितना परसेंट मिला? तो द्रौपदी मुर्मू जी को कुल वैध मतों का 64.03% उनको मिला। और कुल मतों की यदि बात करें तो उनको 6,76,803 मूल्य के 2,824 उनको वोट प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जुलाई 2022 में खाद्य सुरक्षा संकट एवं स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित पहले I2U2 शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया गया। आपको बताना है कि इस I2U2 ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें I2 डैट मीन्स इंडिया और इजराइल। ठीक है ना, I इंडिया इजराइल, और U2 डैट मीन्स 2 U हैं। तो एक U से तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, लेकिन दूसरे U से आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं है, UAE है। ध्यान रखिए, कौन है? UAE है। ओके, और ये जो ग्रुप है ये जल, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करता है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव दोनों को मिला दिया गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये भारत का पहला हर घर जल प्रमाणन वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और यदि राज्यों की बात करें तो हर घर जल प्रमाणन वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है। जबकि यदि जिले की बात करें तो कौन हुआ था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हुआ था। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2024 में। और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर तक जल की आपूर्ति इसमें परिकल्पना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र सूची में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास, चेन्नई का IIT मद्रास ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, फिर आपका, ठीक है, पहला कौन सा है? IIT मद्रास चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रैंकिंग पहली बार कब जारी की गई थी? ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम पूछ दिया जाता है स्टैटिक जीके में। तो ये अप्रैल 2016 में जारी की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में भारत के पहले अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, इसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्या नाम है? इसका नाम दिया गया है स्पार्क। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका चावल का कटोरा कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अगस्त 2022 में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शीर्ष FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा FDI हमको कहाँ से मिला है? सिंगापुर से मिला है। लेकिन क्षेत्र कौन सा रहा है? तो ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं
हार्डवेयर जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा FDI मिली है, कुल FDI का 24.60%। ठीक है, उसके बाद सेवा क्षेत्र का नंबर आता है, फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, फिर ट्रेडिंग, फिर उसके बाद से निर्माण गतिविधियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस स्थान पर देश के प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका कहाँ किया गया? बिहार के पूर्णिया जिले में। ठीक है ना, कहाँ किया गया है? बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस जो कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ठीक है ना, तो विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत में भी एक दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि भारत सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का जो E20 उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इथेनॉल सम्मिश्रण 20% तक। ठीक है, उसके लक्ष्य को पहले निर्धारित किया गया था। हमारी जो राष्ट्रीय जो जैव ईंधन नीति थी जो 2018 में आई थी, उसमें कहा गया था कि 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। लेकिन उस लक्ष्य को घटा करके अब ये कर दिया गया कि 2025-26 तक एथेनॉल में 20% तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। ठीक है ना, तो उसी के आपका मद्देनज़र ये सारे के सारे एथेनॉल संयंत्र जगह जगह पर उद्घाटित किए जा रहे हैं या फिर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि ये भी ध्यान रखिएगा डीजल में 2030 तक 5% तक बायोडीजल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद आपको तेलंगाना है, फिर हरियाणा है, फिर आपका महाराष्ट्र है। ठीक है ना, तो शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों में। ठीक है, फिर आपका तेलंगाना है, फिर हरियाणा है। ठीक है, और पहाड़ी राज्यों में उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में बात करें तो मणिपुर है, फिर आपका उत्तराखंड है, फिर आपका मेघालय है। जबकि आप शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिए कि बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 14.22 स्कोर के साथ 7th इसमें पोजीशन प्राप्त हुई है। पिछले साल से 2 अंक का सुधार हुआ है, 2 रैंक का। ठीक है, जबकि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है वर्तमान में? 46। ओके, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कुल 163 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121। ओके, शीर्ष 3 देश कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है। ठीक है ना, कितनी है? 296 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ये आपका चित्रकूट के भरतकूप से लेकर के इटावा के कुदरेल तक विस्तारित है। इसमें कुल 7 जिलों को, ये उत्तर प्रदेश से कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से पूछा जा सकता है ये भी कि कुल कितने जिलों से होकर गुजरता है? ध्यान रखिएगा 7 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है ना, किससे? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत की 5 रैंक का सुधार हुआ है और इसमें कुल भारत की इस समय रैंकिंग है आपका 135। ठीक है ना, पिछले साल कितनी रैंक थी? 140 थी। ठीक है ना, तो भारत की इस साल कितनी रैंक है? ध्यान रखिएगा 140 में 135 आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आइसलैंड ने लगातार 13वीं 22 रिपोर्ट में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है, जबकि सेकंड रैंक पे इसमें फिनलैंड, जबकि और थर्ड पे नॉर्वे है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, जो कि वर्तमान अभी स्थिति चल रही है, उसके अनुसार विश्व भर में लैंगिक अंतराल को, जो व्यापक लैंगिक अंतराल है आज भी, ठीक है, जो ग्लोबल जो जेंडर गैप है उसको समाप्त करने में आज से भी यदि कोशिश की जाए तो 132 साल लग जाएंगे। ठीक है ना, इस रफ्तार से यदि हम लोग चलते हैं तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि वर्तमान स्थिति के अनुरूप यदि विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में कुल कितने वर्ष लग जाएंगे? तो इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 132 वर्ष। ठीक है ना, और रैंकिंग भारत की कितनी है? 135 है। ओके, आपके सामने अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो भारत को इसमें 87 पोजीशन पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और शीर्ष देश इसमें कौन सा है? जापान है। ठीक है ना, और भारत का वीजा मुक्त स्कोर कितना है? इसमें 60 है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने, 26 से 30 जून 2022 के मध्य वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ध्यान रखिएगा कहाँ किया गया, पोलैंड के कैटोवाइस शहर में किया गया। ठीक है ना, कहाँ किया गया? पोलैंड के कैटोवाइस शहर में किया गया। इसका थीम क्या रहा? ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज़ फॉर अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है ना। और इसी सम्मेलन के दौरान यूएन हैबिटेट ने, कहाँ है यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर? नैरोबी कीनिया में, ध्यान रखिएगा। तो यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना, डेट मीन्स वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 इन्विसेजिंग द फ्यूचर ऑफ सिटीज़ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद से जो वैश्विक हमारी शहरी आबादी है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है और 2050 तक ये 2.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो 2035 तक भारत की शहरी आबादी, इसमें बताया गया है कि 675 मिलियन तक पहुंच सकती है। ठीक है ना, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 43.2% होगी। ओके। और वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% थी, जो कि वर्ष 2050 तक 68% तक हो जाने का अनुमान है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में वामपंथी नेता गुस्ताव पेट्रो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है कोलंबिया। ठीक है ना, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्ताव पेट्रो ने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है मंडला। ठीक है, वो आपका भारत का पहला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है, ये आपका दिया गया है डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को। ठीक है। तो अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2021 पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें कि भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? सबसे महत्वपूर्ण यही है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी जी को। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित को। ठीक है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को। और अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी को दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जुलाई 2022 में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा घोषित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 में किस एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को सम्मानित किया गया है? तो आपको यहाँ बताना है कि किसको इस वर्ष जुलाई में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया, किस एक भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, किसे दिया गया है? कौशिक राजशेखर जी को दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।